वैसे साहब माहौल इस वक्त ऐसा है कि इस पे थोड़ा बोलूं मैं। जी जी हाँ जरूर। देखिए, स्वामी साहब बड़ी चालाकी से नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को बचा लिए। वो जो वर्डिक्ट आया दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज का, वो चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी थी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की थी। बीजेपी में कब से ये बात पैदा हो गई, ये तो कांग्रेस के जरासीम है, ये दूसरे पार्टी के कैंडिडेट नहीं मिला तो मैं हरा दूंगा। जी, अब आज हम जो बात कर रहे हैं बैरिस्टर साहब आपसे, वो ये है, आप तो विदेश से पढ़े हुए हैं, प्रोग्रेसिव हैं, और हम दो धुरियों की बात कर रहे हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान, और पोलराइजेशन हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मंच पर एक नेता हैं जो हिंदुओं की राजनीति करते हैं, दूसरे नेता हैं जो मुसलमानों की राजनीति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि चुनाव के प्रचार के दौरान आप मजहब का इस्तेमाल मत कीजिए, जाति का इस्तेमाल मत कीजिए, नाम मत लीजिए। तो वो दिन हमारे देश की राजनीति में कब आएगा जब हिंदू जो है वो मुसलमान कैंडिडेट को वोट देना शुरू कर देंगे, और मुसलमान जहां हैं मेजॉरिटी में वहां से कोई हिंदू जीत जाएगा? ये कभी नहीं होने वाला है। ये तल्ख हकीकत आपको बयान। जब तक आप हैं। नहीं, मैं नहीं हूं। नहीं, सुनिए, आपकी बात अगर सच हो सकती थी उस वक्त, अगर आप देखेंगे ये 16वीं लोकसभा है, हाईएस्ट मुसलमान कब जीत कर आया? 1980 में, जब स्वामी साहब सेकुलर थे। 48 जीत, 45, 48। अब कितने हैं? अब 23 हैं, 4% है। और जितने भी जीत कर आए हैं वो उन कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर आए हैं जहां पर मुसलमान वोटर लिस्ट में 30% है। तो बीजेपी में अगर 280 एमपी हैं, एक मुसलमान क्यों नहीं जीत पाता? बीजेपी तो बहुत दावे करती है ना। मिस्टर मोदी तो अब तो सूफी शेख भी हो चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, वो इतना उनको ज्ञान हो चुका है इस्लाम का। एक मुस्लिम एमपी नहीं है। गुजरात में इलेक्शन हुआ, एक मुस्लिम एमएलए नहीं है। तो फिर ये क्यों नहीं जीत पा रहे? जब आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और आप फेल हो जाते हैं, तो यही देखना है। और मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं होने वाला है। कांग्रेस भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व ने बल्कि हार्ड हिंदुत्व की बात करती है कांग्रेस, और कोई भी ये नहीं चाहता कि माइनॉरिटीज या मुसलमान का नाम लिया जाए। मैं आपसे कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है वो एक पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। इसको मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बना रहे हैं, तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, हमारी सोशल डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जरूर है, मगर वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इतना खराब है, मैं बड़ी इज्जत के साथ कह रहा हूं कि अगर स्वामी साहब मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आकर कहेंगे कि हिंदुत्व के लिए ओवैसी को हराओ, तो करप्ट प्रैक्टिस नहीं होगा। और अगर मैं ये कहूंगा कि स्वामी साहब क्योंकि हिंदुत्व आइडियोलॉजी के मानने वाले हैं, उनको हराओ, तो मुझ पर करप्ट प्रैक्टिस का केस बुक हो जाएगा। ये जजमेंट इतना खराब है। तो ये तो हमेशा से होता आ रहा है, कहां जीत पाए? मौलाना अबुल कलाम आजाद से कहा गया था कि आप नहीं इस कॉन्स्टिट्यूंसी लड़िए, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं क्यों मुझे दे रहे हैं, यहां पर मुसलमान ज्यादा है। आप बताइए कौन सी सी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर मुसलमान 10% है और वहां से एमपी जीत के सिर्फ एक ही है, वो है AIADMK का, वो भी इसलिए कि तमिलनाडु है। तो ये तो इन पार्टीज को सोचना पड़ेगा। ये मेरा सवाल नहीं है, मैं कोई सत्ता में आने वाला ही ना कभी आऊंगा मैं, मगर मेरा मकसद क्या है कि हिंदुस्तान की जमहूरियत में जब तक हर तबके को नुमाइंदगी नहीं मिलेगी। राजपूत हैं, कितने राजपूत लोकसभा में देख लीजिए आप। ब्राह्मण का पॉपुलेशन कितना है, कितने ब्राह्मण है वहां पर देख लीजिए, बढ़कर है, पॉपुलेशन से डबल है। ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि उनके पास सोशल डोमिनेशन है और पार्टीज चाहती भी है इसी तरह से। तो ये असल हमारी डेमोक्रेसी जो है ना, ये मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बन चुकी है। और ये सवाल बार बार मुझसे किया जाता है, अरे भाई आप जिताइए ना, चलिए मैं खराब हूं, शाहनवाज को नहीं जिता सके आप, कहीं पर भी नहीं। तो ये हकीकत है। प्रधानमंत्री आजकल इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं, जॉर्डन के किंग के साथ मंच पर आते हैं, इनको नहीं बुलाते और इस्लाम की बात करते हैं, इस्लामिक कंट्रीज में जाते हैं, वहां बड़े बड़े सम्मान ले रहे हैं वो, और जब यहां आते हैं तो बीजेपी एक मुसलमान को टिकट नहीं देती। देखिए, पहले मैं ये कहूंगा कि हमारी गलती रही कि हमने मुसलमान मर्दों को ही टिकट दी थी अभी तक। अब आगे से हम मुसलमान महिलाओं को देंगे, वो जीतेंगे, क्योंकि ट्रिपल तलाक की जो हमने अबॉलिशन की, इसमें हमने यूपी के असेंबली इलेक्शन में देखा कि महिला बड़ी संख्या में आकर हमें वोट दिया है। और मैंने ये भी देखा कि शिया, बोरा, खोजा
ऐसे लोग मुसलमान जो हैं वो भी, और अहमदिया को हम मुसलमान मानते हैं, बाकी मानते नहीं कि मैं नहीं जानता, बट वो भी हमें वोट दे रहे हैं। और मैं मानता हूं कि मुसलमान और हिंदू एक ही हैं, उनका डीएनए स्टडीज के अनुसार सबका पूर्वज हिंदू है, ये मानते नहीं हैं, परंतु मैं मानता हूं, और इसीलिए मुझे कभी इससे नफरत नहीं होता है। मैं कभी ना कभी ये रास्ते पर आएंगे ऐसा विश्वास करता हूं। ओवैसी साहब, लेकिन ये रहेगा वोट बैंक ही, मुसलमान आज एक वोट बैंक ही है। मैंने अपनी पार्लियामेंट की 2014 की पहली स्पीच में नरेंद्र मोदी को एक ही मर्तबा मुबारकबाद दिया और फिर नहीं दूंगा। मैंने कहा मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने जो मुस्लिम वोट बैंक का मिथ था उसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि 1950 से सिर्फ हिंदू वोट बैंक ही रहा है। अगर मुस्लिम वोट बैंक होता तो फिर ये सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा, कुंडू कमेटी, एनएसएस कैडेट सब झूठ तो नहीं बोलते ना। तो ये हमेशा हमको सिर्फ ये कहकर बहलाया गया कि आपका वोट बैंक है। अरे भाई, कहां वोट बैंक है हमारा? अगर हमारा वोट बैंक होता तो हम हर चीज में आगे होते। तो मुसलमानों से उनको धोखा दिया गया वोट बैंक के नाम पर, मगर नरेंद्र मोदी ने उस बात को दोबारा साबित कर दिया कि मुस्लिम वोट बैंक एक मिथ है, हिंदू वोट बैंक सच्चाई है। जी, अब जो आपके जैसी जो पार्टियां हैं या आपके जैसे जो नेता हैं जो कि मुसलमानों के नेता हैं, अब आपका मकसद क्या है? आपका मकसद उस वोट बैंक को दोबारा कंसोलिडेट करके बड़े नेता बनने का है, या आपका मकसद यह है कि उस कम्युनिटी के बारे में आप सोचो और उसको मुख्य धारा में आप ले आओ? नहीं, यकीनन मेरा मानना यह है कि जब तक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन किसी कम्युनिटी का नहीं होगा, उनका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। और आप पार्लियामेंट में 540 में अगर आप 23 मुसलमान रखेंगे तो फिर कौन सा आप डेवलपमेंट की बात करेंगे? ट्रिपल तलाक के ऊपर बिल हो रहा है, पूरे सेकुलर पार्टीज उसके खिलाफ है, मगर कोई बोलने तैयार नहीं है। लोकसभा में मैंने कई मुस्लिम एमपी जाकर उनको बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, आर्टिकल 14-15 के खिलाफ है, तो सब ने कहा कि ओवैसी तुम्हारी तकरीर सुनने बैठे हम लोग। अरे मेरा मेरी तकरीर क्या करेंगे? मैं तो कोई गाने वाला नहीं हूं, आप बोलिए। नहीं बोले, अब बाहर निकलकर सब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। तो यही हम कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से ही आप जो बात कर रहे हैं ना कि मुख्य धारा बोलिए, मेन स्ट्रीम में, हम तो मेन स्ट्रीम में है, मगर जितने पार्टीज पावर में रहे हैं उन्होंने इंसाफ नहीं किया। इसमें दोनों है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, दोनों ने इंसाफ नहीं किया। किसी ने हमको इफ्तार पार्टी देकर खुश कर दिया, किसी ने ख्वाजा अजमेरी के उर्स में फूल भिजाकर खुश कर दिया, किसी ने मोदी ने सूफी कॉन्फ्रेंस करके खुश कर दिया। अरे भाई, आप ये चीजें नहीं है। आप क्यों नहीं देते मुसलमानों को या माइनॉरिटीज को डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप? दीजिए, आप देने तैयार नहीं है। बीजेपी जाट और गुज्जर को रिजर्वेशन देने तैयार है, मुसलमान को देने तैयार नहीं है, क्योंकि रिलीजन बीच में आता। तो यही चीजें हैं जो ये नेक नियत नहीं है, और ये नहीं चाहते कि मुसलमान मुख्यधारा में उनको जस्टिस मिले, उनको पॉलिटिकल इक्वालिटी मिले। जी, जहां तक नहीं, इनका तो एक प्रशंसा मैं जरूर करूंगा, उससे कहीं आपका नाम ना खराब हो जाए मेरी प्रशंसा से, परंतु मैं समझता हूं ये आपकी प्रशंसा से इनके समर्थक नाराज हो सकते हैं। वही मैं कह रहा हूं। तो नहीं, आप सच्चाई बोलिए। नहीं, ये तो पढ़े लिखे हैं जी, और दिल में साफ है, जो बोलते हैं करते हैं, देश के बाहर भारत का डट के समर्थन करते हैं, यानी ये मेरा पर्सनल नॉलेज में है। तो इसको मैं राष्ट्रवादी नहीं मानता हूं, परंतु देशभक्त मानता हूं। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि जो लोग इस देश में राज किए हैं उनको कतई रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। और ब्राह्मण गरीब हैं बहुत, आप उत्तर प्रदेश में जाइए कितना गरीब ब्राह्मण मिलेंगे, परंतु वो कभी रिजर्वेशन नहीं मांगेंगे, ना कोई गरीब क्षत्रिय मांगेगा। मैं ये इसीलिए कहता हूं कि जब मुसलमानों ने इस देश में 800 साल की राज की है, उनको रिजर्वेशन मांगने की क्या हक है? वो भी जैसे ब्राह्मण है कह सकते हैं कि हमें स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, थोड़ा फीस में कटौती होनी चाहिए, इस प्रकार से, पर रिजर्वेशन हम कभी नहीं मान सकते। स्वामी साहब, आप एक बात बताइए, क्या ब्राह्मण और क्षत्रिय का सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी में? अगर कोई ब्राह्मण आ गया तो हर दूसरा उसके पैर छूने चले आता। सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। यहां सोशल डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पर हम कह रहे हैं रिजर्वेशन मिलता है, और उसका प्रोविजन किया गया आर्टिकल 15 और 16 में, और इंपेरिकल डेटा भी है।
तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एक रियलिटी है हिंदुस्तान की, और 2000 साल से दलितों पर जुल्म हो रहा है और सोशल डिस्क्रिमिनेशन किया गया, और करने वाले कौन है आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो रिजर्वेशन सोशल डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पर और इंपोरिकल एविडेंस की बुनियाद पर हम कह रहे हैं। अगर आप देखिए 14% मुसलमान हैं, वो बैकवर्ड हैं, कैसा चीन से मुकाबला करेंगे हम, कैसा उठाएंगे? अगर 100 में से सिर्फ एक ग्रेजुएट है, आप स्कूल नहीं खोलते, आप पुलिस स्टेशन खोल देते मेरी लोकेलिटी में। मैं दवाखाने खोलने की बात करता हूं तो आप शराब खाना खोल देते वहां पर। तो आप ये तो गवर्नमेंट को खोलना चाहिए ना। तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एक रियलिटी है इंडिया में। इसके खात्मे के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे फोर फादर्स ने ये प्रोविजन रखा कि आर्टिकल 15 और 16 के तहत आप रिजर्वेशन दीजिए ताकि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सके।